हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो इस साल की आई हुई डेड सी नाम की स्टोरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम रेहाना को देखते हैं जो अपने छोटे भाई और डैड के साथ रहती है। हाल ही में उसकी मॉम की डेथ के बाद उनके घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो सभी ज़्यादा बातें नहीं किया करते। लेकिन रेहाना अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो अपने छोटे भाई और डैड का पूरा तरीके से ख्याल रखे। इसी चक्कर में उसने बाहर जाना भी छोड़ दिया है। लेकिन आज उसकी दोस्त क्लारा ने उसे बुलाया है आउटिंग के लिए, जिसके लिए वो बहुत ही मुश्किल से तैयार हुई है। पर जाते जाते वो ब्रेकफास्ट बना कर जाती है दोनों लोगों के लिए। पर उसके डैड कुछ खास खुश नहीं लग रहे, क्योंकि उनकी मॉम की डेथ उनकी बोट से हुई थी, जिसे आज वो ठीक कर रहे हैं। वो जब भी उस बोट को देखते हैं वो हादसा उन्हें याद आ जाता है। खैर, अब रेहाना अपनी जीप लेकर निकल जाती है और पहुंचती है क्लारा के पास, जो उसी का इंतजार कर रही थी। वो लोग समुद्र में कुछ टाइम साथ बिताने के लिए इकट्ठा हुए। पर यहाँ क्लारा बताती है कि आज उसका बॉयफ्रेंड जोनस भी है जो उनके साथ आ रहा है, जो जानकर क्लारा ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि वो ज्यादा गैदरिंग नहीं करना चाहती। पर वो कहती है कि दिक्कत मत लो, उसके साथ उसका छोटा भाई भी है जो तुम्हें पसंद आएगा। देन वो लोग मिलते हैं और हम जोनस और निक को देखते हैं जो कि साथ में वाटर व्लॉग बनाते हैं। जोनस आज का प्लान बताता है कि वो लोग बहामा आइलैंड जाने वाले जेट स्काई से, लेकिन रेहाना को पता था कि इसमें टाइम लगने वाला है, इसीलिए वो मना कर देती है क्योंकि शाम तक उसे घर भी जाना है। तो निक कहता है कि हम सनसेट से पहले आ जाएंगे, इतना दूर वो आइलैंड नहीं है, हम कल ही गए थे। अब वहाँ पर क्लारा भी रेहाना को समझाती है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए वो किसी भी काम में देर नहीं करेगी। आखिर में वो मान जाती है और फिर चारों लोग निकल जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो लोग खूब मस्ती करते हैं। निक और रेहाना साथ में अच्छा टाइम बिताती है। ऐसे हालातों में रेहाना को किसी ऐसे बंदे की जरूरत भी थी जो उसके लिए दोस्त से ज्यादा हो, इसीलिए उसे काफी अच्छा लगता है। कुछ समय वहाँ उस आइलैंड पर बिताने के बाद ये लोग वापस आने लगते हैं, लेकिन जोनस रेहाना को इम्प्रेस करने के चक्कर में ओवर स्पीड करने लगता है और इसके अंत में वही हशर होता है जो हमने कई बार देखा है। उसकी जेट स्काई पलट जाती है और उधर निक और रेहाना दोनों आपस में ही लगे रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि आगे क्या हुआ, जिस चक्कर में निक अपनी जेट स्काई जोनस के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे कि वो इतनी बुरी तरह से घायल होता है कि पानी में ही बेहोश हो जाता है। आगे जाकर इनकी जेट स्काई उनकी वाली से टकरा जाती है। अब जितने भी बंदे थे सभी पानी में गिर जाते हैं। पहले तो रेहाना क्लारा को समझाती है और उधर निक जोनस को ढूंढता है, पर उन्हें वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब उन्हें समझ आ जाता है कि वो जा चुका है, यानी कि उस टक्कर की वजह से उसकी मौत हो गई। ये जानकर निक को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर आगे वो देख लेता तो उसका भाई की जान बच जाती। पर अब तो वो खुद भी इतना जख्मी है कि कुछ नहीं कर सकता। खुद को बचाने के लिए उधर रेहाना को भी टेंशन होने लगती है, क्योंकि उनकी दोनों जेट स्काई का फ्यूल निकल चुका है, यानी कि अब ये तीनों ही बस पानी में तैर सकते हैं और किसी की मदद के आने का वेट कर सकते हैं। इसी बीच किसी को इनकी ओर आते हुए देखते हैं, जो कोई शिप नहीं बल्कि एक शार्क थी, क्योंकि उसे खून की सुगंध आ गई थी। वो तेजी से आ रही थी और ये बात रेहाना को पता थी कि ज्यादा देर उसे खुले समुद्र में रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का जो टर्न और ट्विस्ट है वो आपको चौंका कर रख देगा, इसीलिए वो उनके जेट स्काई के पास चलने को कहती है। लेकिन इसी बीच एक चमत्कार होता है। दूर से एक सेलिंग बोट इन्हें दिखाई देती है, जिसका कैप्टन रॉकी कुछ दूर हल्का फुल्का उसे दिखाई देता है। वो अपनी स्पीड को तेज कर देता और फौरन इनकी ओर आने लगता है। देन करीब आकर उसे पता चलता है कि वहाँ कोई मदद के लिए पुकार रहा है। वह किस्मत हो तो ऐसी, वह न ऐसी जगह पर कहाँ कोई मदद मिलती है। लेकिन कुछ ही देर बाद यही तीनों अपनी किस्मत को कोसेंगे, लेकिन कैसे आपको ये कुछ देर में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए रॉकी एक एक करके तीनों को ही ऊपर खींच लेता है और रिलैक्स होने को कहता है, क्योंकि अब ये सेफ है। इसके बाद वो निक को सही से बैठाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा घायल था और खून भी उसका ज्यादा बह गया था। इधर क्लारा वॉशरूम के लिए अंदर जाती है। इधर हम रॉकी को देखते हैं, जो बार बार रेहाना को ही देख रहा था। जब कुछ देर बीत जाते हैं तो क्लारा नहीं लौटती, तो रेहाना अंदर जाकर पता लगाने को कहती है। इसी बीच वो रॉकी से बात भी करती है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो कहीं न कहीं उसे पसंद करती है। शायद ये अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर वहीं खड़ी रहती है। रॉकी जो कि कुछ केमिकल कॉटन पर लगा रहा था, शायद ये निक के लिए होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो उसका इस्तेमाल रेहाना पर करता है। वो उसे बेहोश कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि चाहे रोड हो या फिर समुंदर, किसी भी अनजान आदमी से लिफ्ट लेना सही नहीं है। अब यहाँ से आएगी इस कहानी में असली मजा, बस देखते जाइए। जब रेहाना बेहोश हो जाती है तो रॉकी उसे शिप के पीछे वाले हिस्से में बने एक कंटेनर में बंद कर देता है और ऊपर से उसे लॉक कर देता है। लेकिन उसने निक को वहीं छोड़ दिया, शायद उसे लड़कों की जरूरत नहीं है। अब ये बात निक के लिए अच्छी भी है और बुरी भी,
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। 2 घंटे बाद जब रिहाना की आंख खुलती है, खुद को ऐसी जगह पर बंधा पाकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वहाँ क्लारा भी उठ गई थी, जिससे उसी कंटेनर की एक लकड़ी के टुकड़े पर हेल्प में लिखा हुआ था। यानी कि ना तो ये पहली है जिन्हें यहाँ पर बंद किया गया और ना ही आखिरी। वो पूरी जगह किसी चैम्बर जैसी लग रही थी जिसे बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता था, जो कि अभी बंद है। जो भी इन्हें मैट्रेस दी हुई थी उन पर खून के निशान थे और ढेरों लड़कियों के बाल थे जो शायद टूट कर गिरे होंगे। यहाँ पर ये सब दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं ये सब देखकर और सोचती हैं कि आखिर वो यहाँ आई क्यों। लेकिन जो होना था वो तो हो गया, अब इन्हें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है ये सोचना होगा, क्योंकि जितने दिन ये यहाँ पर बिताएंगी उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। अगली सुबह रॉकी ऊपर का गेट खोलता और इन्हें जिंदा सड़ी हुई मछलियाँ देता है खाने को, पर रिहाना उसे भीख मांगती है कि उसे जाने दो, क्योंकि उसके पास एक छोटा भाई है, घर पर अकेला है। लेकिन रॉकी कहता है कि अगर उसने यहाँ से भागने की ज़रा भी कोशिश करी तो वो उसको मार कर फिर उसके टुकड़े करके मछलियों को खिला देगा। ये बोलकर वो फिर उसी काल कोठरी के गेट को लॉक कर देता है। इसके बाद वो अपने कामों में लग जाता है, जैसे कि जिंदा ही मछलियों को खाना, गाना सुनना, स्मोक करना। फिर इस बीच हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, वो किसी से वॉकी टॉकी पर बात कर रहा है बीच बीच में, जिसका मतलब है कि यहाँ पर कोई आने वाला है। पर वो कौन है कुछ ही देर में आपको पता लग जाएगा। यहाँ हम निक को भी देखते हैं जो अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। इतनी दिन बीत जाने के बाद उसका कोई इलाज नहीं हुआ, ना ही रॉकी ने उसे कोई खाना पानी दिया। 4 दिन बाद एक याच की आवाज़ आती है जिससे वो दोनों लड़कियां सुन लेती हैं और बहुत खुश होती हैं। शायद कोई इनकी मदद के लिए आया होगा या फिर कोई कोस्ट गार्ड होगा, पर वो एक डॉक्टर होता है जिसने अपनी याच काफ़ी दूर खड़ी करी थी और वहाँ से एक छोटी बोट में यहाँ तक आया था। वो पहले तो आकर निक को देखता है और पूछता है कि कब से ये यहाँ पर ऐसे। तो रॉकी बताता है कि तकरीबन 4 दिनों से, जिसे सुनकर वो डॉक्टर कहता है कि कोई नहीं, ये हमारे काम आ जाएगा। देन वो नीचे जाता है और वहाँ हम दोनों लड़कियों को डरा और सहमा साइड में बैठा हुआ देखते। पर डॉक्टर पूछता है कि तुम में से चोट किसको लगी, मैं उसका इलाज करने के लिए आया हूँ। तो क्लारा आती है, वो कहता है कि ठीक है लेट जाओ। देन वो उसको चेक करता है और फिर रॉकी से बात करते हुए ऊपर चला जाता है। पर उनके जाने के कुछ ही देर बाद हम निक की चीखें सुनते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर असल में उसके ऑर्गन को जिंदा ही बाहर निकाल रहा था जिन्हें वो सप्लाई करने वाला है। वो उसके अंदर की हर वो चीज़ निकाल लेता है, जैसे कि किडनी, हार्ट, आंखें, लीवर और भी बहुत कुछ, और फिर उसकी लाश को समुंदर में डाल देता है। जब उसकी चीख बंद हो जाती है तो दोनों ही लड़कियां समझ जाती हैं कि उन्होंने उसे मार दिया। उन्हें ये भी अब तक पता चल चुका था कि जो डॉक्टर यहाँ आया था वो सही नहीं है और वो भी रॉकी के साथ मिला हुआ है। इसके बाद हम डॉक्टर और रॉकी को बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें वो कहता है कि दूसरी वाली लड़की घायल है जिसको हम यहीं ख़त्म कर देंगे, पर जो ठीक है उसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट है जिसके बेटे को फ्रेश यंग किडनी की ज़रूरत है, जिसके बदले में हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब रॉकी मान जाता है, क्योंकि यही तो वो उसके लिए सालों से करता हुआ आ रहा है, समुंदर में फंसे लोगों को बचाना और फिर उन्हीं के ऑर्गन को बेचकर पैसे कमाना। अब कुछ देर बाद वो डॉक्टर को लेकर फिर से नीचे जाता है और इस बारी वो क्लारा को लेकर ऊपर आता है, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रिहाना रोकती है। पर रॉकी उसे वहीं मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो दोनों उसे लेकर ऊपर आ जाते। जब घंटों के बाद रिहाना को होश आता है तो उसे क्लारा की चीखें सुनाई दे रही थी, यानी कि अभी वो जिंदा है, जो कि सच भी था। उन्होंने अभी उसके ऑर्गन नहीं निकाले थे, इसीलिए रिहाना को कुछ बहुत ही जल्दी करना होगा। इस बीच वो नोटिस करती है कि उस कंटेनर में एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, जो कि दिन में चल रहा था पर अभी बंद कर दिया गया है। अगर वो उसे बाहर की ओर धक्का देगी तो वो होल खुल जाएगा और ऐसे ही करती है वो पूरी ताकत से उसे धक्का देना शुरू करती है। यहाँ रिहाना उस होल से बाहर आ जाती है और धीरे धीरे करके ऊपर आ जाती है, जहाँ वो देख लेती है कि डॉक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया है। पर इतने में वहाँ पर रॉकी आ जाता है, इसीलिए वो नीचे इंजन रूम तक पहुँच जाती है, जहाँ उसे फिशिंग एरो मिलती है, जिसे वो उठा लेती है और रॉकी के जाने के बाद वो एरो लेकर पहुँचती है और डॉक्टर की ओर कर देती है, जिसको देखकर वो खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ तक पहुँच सके। इसीलिए वो उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है, लेकिन इतने में रिहाना एरो चला देती है जो जाकर उसको लगती है। पर वो फिर भी मरा नहीं था, उल्टा वो रिहाना के ऊपर हमला करने लगता है। पर इस दौरान रिहाना ने क्लारा की रस्सी को खोल दिया था, जो बात डॉक्टर को पता नहीं चलती, और इसी का फ़ायदा उठाकर क्लारा पहले तो खुद को आज़ाद करती है और फिर एक चाकू से उसके गर्दन पर कई सारे वार करके उसे वहीं मार डालती है। दिन दोनों ही अपने वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, और अभी तक रॉकी को इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो यहाँ तक आया ही नहीं था। लेकिन वहाँ रिहाना को पता है कि डॉक्टर एक याद से यहाँ आया है
वो कहाँ पर खड़ी है, इसीलिए वो दोनों पानी में कूद जाती हैं। और उधर रॉकी जब कुछ देर बाद ऊपर आता है तो सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी उसे डॉक्टर की लाश भी दिख जाती है, इसीलिए वो फौरन ऊपर जाता है। पर अभी भी डॉक्टर की छोटी बोट वहीं पर थी, यानी कि वो लड़कियां भी यहीं बोट पर हैं। उसे लगता है, इसीलिए वो पूरे बोट को ढूंढ लेता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। देन वो ऊपर जाकर सर्च लाइट को ऑन करता है। तब उसे पता चलता है कि वो दोनों तो पानी में और याच की ओर जा रही हैं। इसीलिए वो फौरन ही अपनी बोट को स्टार्ट करता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होती। नीचे इंजन रूम में जाने पर उसे पता लगता है कि किसी ने इंजन की वायर्स को काट दिया, जो काम असल में किसी और का नहीं बल्कि रेहाना का ही था, क्योंकि उसे पता था कि वो बोट लेकर उन तक पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी ओर घायल होने की वजह से क्लारा स्विम नहीं कर पा रही थी। ऊपर से समुंदर की लहरें, जो एक और कारण था जिसकी वजह से वो जल्दी वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। हालांकि रेहाना पूरी कोशिश करती है कि उसकी दोस्त जैसे तैसे करके वहां तक पहुंच जाए, पर उसे नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कोई एक जाएगा वहां तक, और रेहाना ही होती है जो याच तक पहुंच जाती है। लेकिन उसकी चाबियां ना होने की वजह से उसे वो शुरू नहीं कर पाती। पर उसमें उसे रेडियो मिलता है, जिसे वो कोस्ट गार्ड से कनेक्ट कर लेती है और उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर फंस गई है। उसके पास चाबियां नहीं है, तो वो उसे पीकर नाम के डिवाइस को ढूंढने को कहते हैं, पर वो उसे कहीं मिलता ही नहीं। हालांकि उसे फ्लेयर मिल जाती है, पर कोस्ट गार्ड वालों का कहना था कि वो बिना पीकर के उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर है। इसीलिए अब रेहाना फिर से कोशिश करती है और इस बारी उसे वो पीकर भी मिल जाता है, जिसको एक्टिवेट करने के लिए उसे उसको पानी में फेंकना होगा ताकि वहां तक उसकी लोकेशन पहुंच सके। पर जब वो ऊपर जाती है तो डेक पे उसे महसूस होता है कि जैसे कोई वहां स्विम करके उस तक आ रहा है। शायद ये रॉकी होगा, इसीलिए वो वहीं छुप जाती है। कुछ देर में हम रॉकी को याच पर देखते हैं, यानी कि उसका शक सही था। वहाँ रेहाना नीचे याच के बेडरूम तक जाती है, जहाँ पर वो डॉक्टर की फैमिली फोटोकॉपी देखती है, जिसमें उसकी खुद की 2 बेटी थी और वो लोगों के साथ ऐसा कर रहा था। इसी बीच जब वो ऊपर आती है तो उसे रॉकी पकड़ लेता और पेट में चाकू मार देता है, जिससे कि रेहाना वहीं गिर जाती है। पर यहाँ वो रॉकी को मैनिपुलेट करके ऐसा उसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि वो उसे किस करना चाह रही हो। जैसे ही वो उसके करीब आता है, वो उसके मुंह पर फ्लेयर छोड़ देती है और इस चीज से वो तड़पना शुरू हो जाता है और वहीं गिर जाता है। रेहाना खुद को घसीटते हुए दर्द में कर्राते हुए किनारे के करीब आती, पीकर को पानी में फेंकने की कोशिश करती है, पर वो वहीं किनारे पर ही अटक जाता है। इतने में रेहाना भी बेहोश हो जाती है, लेकिन जिसको जिंदा रहना होता है वो किसी भी हाल में जिंदा रह जाता है। रात भर वेव्स की वजह से वो याच हिलती डुलती रहती है, जिसकी वजह से पीकर खिसकते खिसकते पानी में गिर जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। और इस वजह से सुबह होने पर हम वहाँ पर एक कोस्ट गार्ड बोट को देखते हैं, जो आकर रेहाना को बचा लेते हैं। उन्हें रॉकी की भी लाश मिलती है। इन दोनों को लेकर वो जाने ही वाले होते हैं कि उन्हें समुंदर में तैरती हुई क्लारा भी दिख जाती है, जो अभी भी जिंदा थी, जिसे ये लोग फौरन ऊपर लाते हैं। पर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि ऐसा कुछ हो जाएगा उनके साथ उसे कभी सोचा भी नहीं था। अब सब कुछ खत्म सा हो गया है। और रेहाना का क्या, अभी तो उसकी मॉम की डेथ के सदमे में वो बाहर आ भी नहीं पाई थी, और अब ये ट्रॉमा, न जाने कब वो इन सब से बाहर निकलेगी। दोनों दोस्तों को सही सलामत किनारे पर लाया जाता है, जहां वो एक दूसरे को देखकर स्माइल करती और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।